यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो आज से हम चालू करने वाले हैं आपका फास्ट ट्रैक बैच, और ये फास्ट ट्रैक बैच आपके मई नवंबर 2023 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो गुड इवनिंग टू प्रतीक, गौरव, वीरेंद्र, श्रीनिवास, हितेश, साई कार्ती, आई थिंक साई कार्ती मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं। आदित्य, गुड इवनिंग। गौरव, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? सनप्रीत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुरेश, सुरेश, इट्स श्रेष, श्रेष। शिखा, शिखा, खुजियामा, राइट? सही मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूं। इरफान, हेमंत, एक जगह सिर्फ पू लिखा हुआ है तो शायद पूजा रहेगा। पूजा, हितेश, गुड इवनिंग। हेमंत, गुड इवनिंग। यस, कृतिका, गुड इवनिंग। रोहित, गुड इवनिंग। चरण, गुड इवनिंग। चलिए, तो सब लोगों को गुड इवनिंग बोला, और जिसको नहीं बोला है उसके लिए आप समझ लो गुड इवनिंग फ्रॉम माय साइड। ओके, तो चलिए आज से हम चालू करने वाले हैं आपका फास्ट ट्रैक बैच, और ये फास्ट ट्रैक बैच आपके कौन से एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो अपन देखते हैं। तो देखिए, जो भी हम इस बैच में पढ़ेंगे दैट इज एप्लीकेबल फॉर द मे एंड नवंबर 2023 एग्जामिनेशन ऑफ द सीए फाइनल। तो सीए फाइनल के लिए आपका मई नवंबर 2023 एग्जामिनेशन, और अगर आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट है तो सीएमए फाइनल के लिए ये जो बैच रहेगा, जो सीएमए फाइनल का आप एग्जाम दे रहे हैं, सीएमए फाइनल का जो भी जून एंड दिसंबर 2023 का एग्जाम रहेगा, उस एग्जाम के लिए ये बैच एप्लीकेबल है। तो सर ये सीए और सीएमए में क्या दोनों में डीटी सेम है? आंसर इज यस, दोनों में सेम है। सिर्फ एक टॉपिक एक्स्ट्रा है जिसका नाम है ब्लैक मनी, और वो ब्लैक मनी अभी तक सिर्फ सीएमए स्टूडेंट के लिए है, सीए स्टूडेंट के लिए नहीं है। सो ब्लैक मनी जो एक्ट है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सीएमए स्टूडेंट, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टिल नाउ फॉर द सीए फाइनल। सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपके पास कॉम्पैक्ट रहेगा, अगर आपके पास नहीं है डोंट वरी, आपको 4-5 दिन के अंदर अंदर वॉल्यूम 1 आपको मिल जाएगा। अब एक बात समझना, ये जो कॉम्पैक्ट वॉल्यूम रहेगा, अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कॉम्पैक्ट से पढ़ने वाले। यहां पे आपको इंडेक्स दे रखा है, इंडेक्स में जितने भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स दे रखे हैं। तो इस टॉपिक्स में देखेंगे तो लास्ट वाला जो एक टॉपिक है दैट इज द ब्लैक मनी एक्ट 2015, और यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सीएमए स्टूडेंट। ये सिर्फ सीएमए स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, एज ऑफ नाउ सीए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आशिना एक चीज यह है कि जहां तक मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं कि इन सीए फाइनल जो नवंबर 2023 का एग्जाम रहेगा, मई के लिए तो ऑब्वियसली ब्लैक मनी एप्लीकेबल नहीं है, बट नवंबर 2023 का जो सीए फाइनल का एग्जाम रहेगा, वो सीए फाइनल के एग्जाम के लिए आईसीआई है वो न्यू सिलेबस लॉन्च करने जा रही है। मोस्टली, मैं भी मोस्टली वर्ड यूज कर रहा हूं, और उसमें उन्होंने ब्लैक मनी को इंक्लूड किया है, उसमें उन्होंने ब्लैक मनी को इंक्लूड किया है। तो मैंने क्या किया कि बुक में अभी जो आपको बुक मिली है उसी बुक में मैंने ब्लैक मनी भी डाल के दिया है कि इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द नवंबर 2023 एग्जामिनेशन, और अगर नया सिलेबस आता है और नए सिलेबस में ब्लैक मनी एक्ट रहता है तो ऑलरेडी आपकी बुक में पहले से रहेगा करके, और उसके लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए तो हम चालू करने वाले हैं। सर एक बात बताइए, अगर नया सिलेबस आता है सीए में और हम जो है वो नवंबर 2023 टारगेट कर रहे हैं, तो क्या डीटी में कोई ज्यादा चेंजेस आएगा? आंसर इज नो। डीटी में जो है वो ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला। जहां तक मेरे पास जो इनपुट्स है, जो मुझे सुनने में मिल रहा है कि उल्टा सीए फाइनल में कुछ टॉपिक्स है वो हटा दिए जाएंगे। एक तो जैसे सैलरी का टॉपिक है वो ऐसे भी आता नहीं है, आज तक कभी आता नहीं है, तो सैलरी का टॉपिक हटा दिया जाएगा सीए फाइनल से। ऐसे 1-2 टॉपिक और छोटे छोटे जो हटा दिए जाएंगे, और उसकी जगह ब्लैक मनी एक्ट है वो जोड़ा जाएगा। ये छोटा सा चेंजेस है, वो न्यू सिलेबस में आ सकता है इन द सीए फाइनल करके। ठीक है, चलिए अब हम चालू करते हैं अपना फास्ट ट्रैक बैच, और ये जो बैच है सर इसका नाम फास्ट ट्रैक है। तो क्या इसका में अपन बहुत ज्यादा फास्ट जाने वाले हैं? आंसर इज नो, इसमें हम बिल्कुल भी फास्ट नहीं जाने वाले। किसी ने मुझे यह पूछा कि सर क्या न्यू सिलेबस आएगा, उस न्यू सिलेबस में ओपन बुक एग्जाम होगा डीटी का? आंसर इज नो, ओपन बुक एग्जाम नहीं होने वाला है।
और सीए फाइनल में कोई भी ओपन बुक एग्जाम नहीं होने वाला, एक्सेप्ट जो पेपर नंबर 6 वो लोग डालने वाले हैं, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी करके। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला एक सब्जेक्ट जो है उसका ओपन बुक एग्जाम होगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए ओपन बुक एग्जाम का अभी तक मेरे को नहीं लग रहा है, और जहां मुझे पता चला कि अभी तक नहीं होने वाला, ओपन बुक एग्जाम नहीं होने वाला, और डीटी में तो खासकर नहीं होने वाला। क्योंकि डीटी में अगर ओपन बुक कर दिया जाए, ओपन बुक में आप क्या दे सकते हो, या तो बेयर एक्ट दे सकते हो करके, ठीक है, बाकी आप क्या ओपन बुक में करा सकते हो। और जब बेयर एक्ट दे दिया तो डीटी एक कोर पेपर होता है सीए फाइनल के, तो बच्चों को रिटेन करना चाहिए। तो यहां पे इंस्टीट्यूट का भी ये मानना है कि नहीं, हम डीटी को ओपन बुक नहीं करेंगे, ठीक है, तो ओपन बुक नहीं होने वाला। ओल्ड वालों को कितने अटेम्प्ट मिलेंगे गौरव, जहां तक मेरे को इनपुट है उसके हिसाब से सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट, कोई एक भी अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, ओल्ड से सीधा न्यू में ट्रांजिशन हो जाएगा। मींस अगर नवंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल होता है तो सीधा मई के बाद सीधा नवंबर 23 न्यू के लिए होगा, जहां तक मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देंगे, मतलब ओल्ड में क्यों कंटिन्यू करेंगे, जब न्यू सिलेबस में अगर मान लो पेपर ही 6 है और जो 2 पेपर है कॉस्टिंग और लॉ है, वो पेपर ऐसे भी अगर सेल्फ पेस मॉड्यूल में चले जाते हैं, और जब आपके पास पेपर 6 है तो कोई भी क्यों ओल्ड कोर्स के साथ कंटिन्यू करेगा जब ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, तो कोई भी ओल्ड कोर्स के साथ कंटिन्यू करना नहीं चाहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द, अगर न्यू सिलेबस नवंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल होता है तो क्या होगा। तो एक चीज समझना, ये जो बैच में हम पढ़ने वाले, ऑब्वियसली हम मई नवंबर 2023 दोनों के लिए पढ़ेंगे, बट अगर नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो और ये बैच आपने लिया है, और अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है तो आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो फॉर सेम, डोंट वरी अबाउट दैट, एज वेल एज द नोट्स। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने डीटी में, तो क्या ही चेंज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज बेस्ड ऑन द लॉ। तो लॉ में अब क्या चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, बट अगर कुछ भी ऐसा एडिशनल आता है और अभी आप ये बैच अटेंड कर रहे हैं नवंबर 23 वाले, डोंट वरी अबाउट दैट, सब चीजें हम कवर करने वाले हैं आपके हिसाब से। चलिए, तो सर हम जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं सीए और सीएमए फाइनल का डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर। सीए में पेपर नंबर 7 है, अभी जो पेपर नंबर है मई 2023 वालों के लिए पेपर नंबर 7 है डीटी का पेपर। और अगर ये चेंजेस होता है नवंबर 2023 के लिए, अगर न्यू सिलेबस आता है तो यहां पे डीटी का जो पेपर है वो पेपर नंबर 5 बन जाएगा, क्योंकि 3 पेपर रहेंगे फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में 5 नहीं रहेगा, पेपर नंबर 4 बन जाएगा। डीटी विल बी द पेपर नंबर 4, आईडीटी विल बी द पेपर नंबर 5 एंड 6 विल बी द मल्टी डिसिप्लिनरी वाला पेपर। ऐसे पेपर नंबर ये जो है ये आपका 4 बन जाएगा अगर न्यू सिलेबस 2023 के लिए आता है तो। अब एक और चीज समझना, सीएमए की अगर मैं बात करूं तो सीएमए के लिए पेपर नंबर 15, 16 करके है। पहले 2016 वाले सिलेबस में पेपर नंबर अलग था, अभी नए सिलेबस जो आया है 2022 वाला सीएमए इंस्टीट्यूट का, उसमें ये पेपर नंबर जो है वो पेपर नंबर को चेंज किया है, बट कंटेंट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर यू ऑल्सो। चलिए, अब सर एक बात बताइए, हम चालू करते हैं आज से फास्ट ट्रैक बैच। हाँ, आज से हम फास्ट ट्रैक बैच है वो चालू करते हैं, और इस फास्ट ट्रैक बैच में सर हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो एक बात बताऊं, एक मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, पहली चीज बता दूं, ये फास्ट ट्रैक बैच कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, इट इज नॉट अ कट शॉर्ट कि इसमें कट कर दिया जाएगा समथिंग लाइक दैट, नहीं। मेरा जो एक वीडियो है जो आपने देखा होगा जिसमें मैंने बताया है रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस है। रेगुलर बैच में हम क्लास में लिखवाते हैं बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो क्लास में डिस्कस होते हैं, बट फास्ट ट्रैक बैच में ऑब्वियसली जो क्वेश्चन डिस्कशन है वो थोड़ा लिमिटेड होगा। आई विल कवर द क्वेश्चन इन क्लासरूम, डोंट वरी अबाउट दैट, बट सम सिमिलर क्वेश्चन आई विल गिव यू इन द होमवर्क, जो आपको होमवर्क में करना रहेगा। तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क को आप टाइमली करेंगे, और थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको रिवाइज करके आना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 30 मिनट्स रिवीजन का लगेगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा 3 घंटे में, आप 30 मिनट्स में इसको रिवाइज कर लेंगे, और 30 मिनट्स में रिवाइज करके आएंगे दूसरे दिन, और उसके आगे हम बढ़ेंगे। आपको क्या मटेरियल फॉलो करना है, कॉम्पैक्ट और कंपाइलर, ये आपको फॉलो करना है, और जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए जो एमटीपी आरटीपी आईसीआई का आएगा वो आपको फॉलो करना है। तो दैट शुड बी मटेरियल यू शुड फॉलो फॉर योर एग्जामिनेशन। कॉम्पैक्ट एग्जॉस्टिव है, आंसर इज यस, कॉम्पैक्ट एग्जॉस्टिव है, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अगर आप बुक का वॉल्यूम 1 देखते हैं तो वॉल्यूम 1 में ही देयर इज अ 450 के अप्रॉक्स पेजेस, एंड इन वॉल्यूम 2 आल्सो देयर इज अ 140 पेजेस, सो 540 पेजेस के करीब है वो आपका बुकलेट है, उसके साथ साथ कंपाइलर भी है। तो ये आपके लिए एग्जॉस्टिव मटेरियल है, इतना आप ढंग से करके जाएंगे, आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस पेपर में। चलिए, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर अगर हम कॉम्पैक्ट कंपाइलर करते हैं तो क्या हमको आईसीआई का मटेरियल करने की जरूरत है? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड, बिकॉज मैं जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल में दे रखे हैं दैट ऑल क्वेश्चन वी ऑलरेडी कवर्ड।
ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं और वो आपके ऑलरेडी कवर्ड हो जाएंगे करके, ठीक है। मींस आपके कंपाइलर में ऑल क्वेश्चन कवर्ड है, तो आईसीआई मटेरियल आप अगर डीटी पेपर के लिए नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पेपर अपने आप में बहुत वास्ट पेपर है और इस वास्ट पेपर को मैनेज करना लास्ट के 1.5 दिन में वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आप जो मटेरियल है उस मटेरियल पे आप स्ट्रिक्ट रहिए और उसको आप ढंग से पढ़िए और ढंग से रिवाइज करिए। चलिए, उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं, सर इस पेपर का नाम क्या है? तो इस पेपर का नाम है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। सर एक बात बताइए, आज अपन थोड़ी नॉर्मल सी बातें करेंगे। पहले पार्ट में तो बहुत इजी सी बातें करेंगे जो आपने कहीं ना कहीं पे पहले पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं पे आपने सुना होगा, वैसी छोटी छोटी बातें करेंगे आज। सबसे पहली चीज एक बात बताइए सर, हम जो पढ़ने वाले हैं यहां पे हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं और डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स पढ़ने वाले, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स में पहले एक वेल्थ टैक्स और हुआ करता था, अभी वेल्थ टैक्स नहीं है, अभी उसकी जगह सिर्फ इनकम टैक्स है इंडिया में। वेल्थ टैक्स को उन्होंने हटा दिया, पहले हुआ करता था अब नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप लोग जो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? हम लोग इस बैच में इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? चलिए मुझे बताइए, हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं या फिर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? बताइए बताइए क्या पढ़ने वाले हैं हम। एक और बहुत जरूरी चीज कि आपको रिप्लाई करते रहना पड़ेगा। जब आप लाइव बैच अटेंड कर रहे हो तो आपको रिप्लाई करते रहना पड़ेगा। मुझे बताइए, आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? लॉ या एक्ट? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम आपका मटेरियल देख लेते हैं आईसीआई की वेबसाइट पे। और आईसीआई क्या पढ़ाती है आपको, आईसीआई क्या बोलती है आपको, इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है? तो मैं स्टूडेंट सेक्शन पे गया और स्टूडेंट सेक्शन पे अगर मैं बोर्ड ऑफ स्टडी में जाता हूं और बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे एज ऑफ नाउ आपका जो स्टडी मटेरियल दे रखा है सीए फाइनल का, तो सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल में पेपर नंबर 7 की बात करता हूं, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब एक बात समझना, स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर मई नवंबर 2022 के लिए अभी तक अपडेट है। जिस दिन को ये बैच चालू कर रहा हूं उस दिन सिर्फ मई नवंबर 2022 वाला स्टडी मटेरियल अभी तक अपडेटेड है। सर एक है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, नवंबर 2023 से देयर विल बी अ न्यू सिलेबस। तो मई 2023 के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है आईसीआई विल नॉट इश्यू द न्यू स्टडी मटेरियल। मई 2023 के लिए जहां तक मुझे पता चल रहा है कि न्यू स्टडी मटेरियल नहीं आने वाला, ये ओल्ड स्टडी मटेरियल रहेगा और उसके साथ में सिर्फ अमेंडमेंट का सप्लीमेंट्री आईसीआई देगी। सो देयर व्हाट विल बी द फॉर मई 2023। मैं क्या बोल रहा हूं, सीए की बात कर रहा हूं। तो मई 2023 के लिए जो है वो शायद न्यू स्टडी मटेरियल नहीं आएगा, ओल्ड स्टडी मटेरियल ही रहेगा और उसके साथ में आईसीआई एक सप्लीमेंट्री इशू करेगी। बट नवंबर 2023 से मोस्टली देयर विल बी अ न्यू सिलेबस, तो उस टाइम पे उनका जो न्यू स्टडी मटेरियल आएगा। तो चलिए, हम लॉ पढ़ने वाले हैं या एक्ट पढ़ने वाले हैं, तो हम एक काम करते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है हर जगह क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स लॉस। यहां पे डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं, यहां पे हर जगह क्या लिखा हुआ है, हम लॉ पढ़ने वाले हैं। हम जो है वो लॉ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप यहां हर जगह क्या लिखा हुआ है, लॉ पढ़ने वाले हैं, तो हम यहां पे लॉ पढ़ने वाले हैं। और लॉ में मेजरली ऑब्वियसली यहां पे इनकम टैक्स लॉ ही है करके, यहां पे देखिए इनकम लॉज एंड प्रोसीजर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो लॉ पढ़ने वाले, तो क्वेश्चन ही आता है सर एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है? सर एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है? तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, देखो लॉ जो है ना वो एक वाइडर टर्म होता है, ये लॉ है, लॉ एक वाइडर टर्म होता है और ये जो है ना ये लॉ है। और इस लॉ के अंडर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एक्ट है वो लॉ के अंडर आता है, उसके बाद में इसके साथ साथ में रूल्स आते हैं, उसके साथ साथ में नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके साथ साथ में सर्कुलर्स आते हैं, उसके साथ साथ में केस लॉज आते हैं। और ये सब चीजों का जब हम कंबाइन स्टडी कर लेते हैं तो मैं बोलूंगा आपने लॉ पढ़ा है। आप जीएसटी में जीएसटी एक्ट ओनली नहीं पढ़ते, आप जीएसटी लॉ पढ़ते हैं। आप अगर जीएसटी का मटेरियल भी देखेंगे तो जीएसटी के मटेरियल में वहां कहीं पे भी जीएसटी लॉ नहीं बोला है,
वह सॉरी जीएसटी एक्ट नहीं बोला है, वहां पे आपका जो जीएसटी का लॉ बोला हुआ है कि आप जीएसटी लॉ पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे भी आप देखेंगे तो वहां पे हर जगह इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में बोला हुआ है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसका लॉ पढ़ने वाले हैं। तो आप ये बोलेंगे कि सर लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? तो लॉ है ना, वो एक वाइडर टर्म होता है, एक बड़ा टर्म होता है। उस लॉ के अंदर ही आपका एक्ट आता है, उस लॉ के अंदर ही रूल्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सर्कुलर आते हैं, केस लॉज आते हैं। ये सबका जब आप कंबाइंड स्टडी कर लेते हैं तो आप बोलेंगे आपने लॉ पढ़ा है, इनकम टैक्स लॉ पढ़ा है। अब आप बोलेंगे कि सर एक्ट क्या होता है? तो देखिए एक्ट क्या होता है ना, एक्ट जो है, एक्ट में इनकम टैक्स में हमको जो पढ़ना है ये एक्ट पढ़ना है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है। तो इनकम टैक्स एक्ट है वो बेसिकली एक टीम का, यू कैन से दैट द, ये पूरा जो है ये इंडियन क्रिकेट टीम है और एक्ट जो है वो उसका कैप्टन है। एक्ट जो है वो उसका कैप्टन है जो पूरे को लीड करता है। तो यहां पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो एक लीडर है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। यहां जम्मू एंड कश्मीर पे भी इनकम टैक्स एक्ट लगता है, पूरे पे लगता है। तो इनकम टैक्स एक्ट है ना, वो मेन लॉ है जो वो ये बताता है कि भैया किस पे टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, कैसे टैक्स लगेगा, आपका असेसमेंट कैसे होगा, वो जितने भी प्रोविजन है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखे हैं। अब ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल कब से हुआ था पता है? ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। सो 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ था। ऐसा इसके लिए क्योंकि आप असेसमेंट ईयर वाइज देखते हैं। तो यहां पे जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर 62 एंड 63 से ये एप्लीकेबल हुआ था। इसके लिए मैं बोल रहा हूं 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ था ये वाला एक्ट। लेकिन सर एक बात बताइए, ये तो बात हो गई एक्ट की, लेकिन इसके साथ साथ में हमको और क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके साथ साथ में हमको पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962, आपको इनकम टैक्स रूल्स 1962 पढ़ने पड़ेंगे। सर एक बात बताइए, ये रूल्स क्या होते हैं? तो रूल्स क्या होते हैं कि जो एक्ट को सपोर्ट करने के लिए, ये जो एक्ट है इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है? रूल्स बनाती है। एक्ट को सपोर्ट करने के लिए, कैसे सपोर्ट करने के लिए? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यहां इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 मींस बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। लेकिन सर प्रिस्क्राइब फॉर्म कहां फॉर्म दे रखे हैं? ये फॉर्म दे रखे हैं इनकम टैक्स रूल्स में। इनकम टैक्स रूल्स में दे रखे हैं। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि आपको डेप्रीशिएशन, आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो आपने डेप्रीशिएशन सुना होगा और आपको पता है कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन कितना मिलता है? 40% मिलता है। कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन 40% मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीशिएशन 15% मिलता है। बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन 10% मिलता है। ये कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है 15%, 10%, 40%? आप बोलोगे सेक्शन 32 में लिखा हुआ है। क्या ये सेक्शन 32 में लिखा हुआ है? अगर आप सेक्शन 32 को जाके देखें तो क्या ये सेक्शन 32 में ऐसा लिखा हुआ है? चलिए हम आपको सेक्शन 32 दिखाई देते हैं। तो हम आपको सेक्शन 32 इनकम टैक्स की मैं वेबसाइट पे गया और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाने के बाद इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो इनकम टैक्स की मैं वेबसाइट पे गया और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गया मैं एक्ट में, और एक्ट में जाने के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2022, मैं क्या करता हूं? सेक्शन 32 टाइप करता हूं। तो मैं 32 टाइप करता हूं, यहां पे डेप्रीशिएशन दे रखा है। यहां एक बात समझिए, यहां कहीं पे भी पूरी सेक्शन को आप रीड कर लेंगे, कहीं पे रेट्स के बारे में दे ही नहीं रखा। यहां पे तो क्या दे रखा है पता है? अगर आप पढ़ेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ द डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, टेंजिबल असेट्स करके, ठीक है, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह आपके इनटेंजिबल असेट। आगे क्या दे रखा है? ओन होनली और पार्टली बाय एसएससी एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और पर्पस बिजनेस और प्रोफेशन द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड। उसमें से आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन अलाउ होगा। अब अलाउ कितना होगा करके यहां पे इन्होंने दे रखा है करके, ठीक है, यहां पे उन्होंने दे रखा है, यहां पे वर्ड यूज किया है प्रिस्क्राइब। यहां पे देखिए वर्ड यूज किया है प्रिस्क्राइब के, अगर आपका प्रिस्क्राइब, अब आप प्रिस्क्राइब कहां करते हैं? ये रूल्स में करते हैं। ये प्रिस्क्राइब कहां करते हैं? रूल्स में करते हैं। और आप अगर रूल में जाके देखोगे तो वहां लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट आपका 40% है या प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीशिएशन की रेट आपके 15% है। सो दैट इज प्रिस्क्राइब इन द रूल्स, आपके रूल्स में प्रिस्क्राइब कर रखे हैं करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, सीएमए वालों के लिए खासकर मैं बोल रहा हूं, आपका जो आईसीएमआई का जो नया वाला मटेरियल है ना वो आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मटेरियल है ये, पुराना वाला नहीं, जो आईसीएमआई का जो नया वाला मटेरियल है करके, ठीक है।
जो नया वाला मटेरियल है जो आपकी वेबसाइट पे दे रखा है, जो सीएमए वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आपका नया मटेरियल अपडेटेड है फॉर द जून एंड दिसंबर 2023। तो आप नया वाला मटेरियल से सिर्फ क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। थ्योरी में आपको यहां पे सब पढ़ाऊंगा। कुछ क्वेश्चन सीएमए वाले स्टूडेंट देखना चाहे तो आप उस आईसीएमआई के मटेरियल, उसको भी आईसीआई बोलते हैं आजकल, तो आईसीआई मटेरियल से आप देख सकते हैं करके। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमको एक्ट समझ में आ गया सर, उसके साथ साथ में हमको रूल्स भी समझ में आ गया। सर एक बात बताइए, रूल्स क्या होता है? ऑब्वियसली एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स होता है। जीएसटी में आपको पता रहेगा, जीएसटी लगता है ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। अब वैल्यूएशन कैसे करना है, तो वैल्यूएशन के लिए रूल्स बना रखे हैं जीएसटी में, तो सेम वैसा का वैसा। अब एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है नोटिफिकेशन और एक कॉन्सेप्ट आता है सर्क्यूलर। सर एक बात बताइए, सर्क्यूलर क्या होता है? सर्क्यूलर क्या होता है कि लॉ में अगर मान लो कोई भी चीज को क्लेरिफाई करना है, किसी प्रोविजन को क्लेरिफाई करना है, तो क्लेरिफिकेशन के लिए सीबीडीटी के पास ये पावर है कि सीबीडीटी सर्क्यूलर निकाल सकती है। अब आप बोलोगे सीबीडीटी क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, इंडिया में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, उस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर दो रेवेन्यू के बोर्ड है, वन इज द सीबीडीटी एंड वन इज योर सीबीआईसी। जो सीबीआईसी है वो आपका जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम वगैरह देखती है, और सीबीडीटी जो मैनेज करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, ये आपका इनकम टैक्स मैनेज करता है। तो इनकम टैक्स का पूरा जो मैनेजमेंट का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो सीबीडीटी के पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या करता है कि अगर किसी भी प्रोविजन में कोई भी कंफ्यूजन है, उसको क्लेरिफाई करने के लिए दे हैव द पावर दैट दे कैन इशू द सर्क्यूलर। सर्क्यूलर्स क्या होते हैं पता है? सर्क्यूलर है वो गाइडलाइंस होती है, यू कैन से दैट सम गाइडलाइंस, कि अगर मान लो किसी भी सेक्शन में कोई डिस्प्यूट आए तो वो पहले ही गाइडलाइंस इशू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्क्यूलर। अब एक चीज समझना, ये जो सर्क्यूलर होते हैं ना, ये सर्क्यूलर है वो डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं। मींस डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस पे बाइंडिंग होंगे, एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होंगे, एसएससी या कोर्ट्स पे बाइंडिंग नहीं होते। अगर आपको लगता है आपके लिए फेवरेबल सर्क्यूलर है तो आप फॉलो करिए, बट अगर आपको लगता है आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट बाइंडिंग टू यू, इट इज बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट। आंसर इज यस, इट इज बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऐसे उससे हट नहीं सकता कि नहीं हम सर्क्यूलर फॉलो नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट हैज टू फॉलो दैट, बट एसएससी देयर इज नो बाइंडिंग ऑन द एसएससी। इफ इट इज फेवरेबल फॉर यू देन यू कैन फॉलो दैट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दैट सर्क्यूलर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नोटिफिकेशंस? चलो सर एक सर्क्यूलर का एग्जांपल बता दो वेबसाइट पे, तो मैं बताऊं, अपन बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो खोलते जाएंगे, अपना रेफरेंस पॉइंट रहेगा। बहुत बार अगर मुझे कोई ऐसी चीज बतानी रहेगी तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको लेके जाऊंगा। यहां पे अगर मैं सर्क्यूलर का एग्जांपल देता हूं तो देखिए सर्क्यूलर में मैंने सर्क्यूलर पे क्लिक किया, यहां बहुत सारे सर्क्यूलर है। तो चलिए मैं जैसे एक सर्क्यूलर को यहां पे आपके सामने लेके आता हूं, ये वाला ले लीजिए। हाँ ये वाला एक सर्क्यूलर है, दैट इज द सर्क्यूलर नंबर 18/2022 का। ये सर्क्यूलर किसने इशू किया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर दो बोर्ड आते हैं, वन इज द सीबीडीटी एंड वन इज द सीबीडीसी। सो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। इन्होंने 13 सितंबर 2022 को एक सर्क्यूलर इशू किया था, दैट इज द गाइडलाइंस इशू की। देखिए किसके लिए? एडिशनल गाइडलाइंस फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 194R ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक सेक्शन है 194R, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जब अपन टीडीएस पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ये सेक्शन पढ़ने में। और ये सेक्शन से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स थे, कुछ डाउट्स थे, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए उन्होंने गाइडलाइंस इशू की, दैट इज कॉल्ड सर्क्यूलर। दिस इज कॉल्ड सर्क्यूलर। ये सर्क्यूलर का आपके लिए मैंने एग्जांपल लिया कि ये तुम्हारा सर्क्यूलर है, जब किसी भी गाइडलाइंस इशू करना, किसी भी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सर्क्यूलर। लेकिन सर नोटिफिकेशन क्या होता है? तो देखिए नोटिफिकेशन क्या होता है ना, कि अगर मान लो किसी अमेंडमेंट का इफेक्ट देना है, किसी अमेंडमेंट का इफेक्ट देना है, तो उसके लिए वो क्या लेके आते हैं? नोटिफिकेशन लेके आते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो आज जीएसटी की रेट है वो 18% है, बट उसके बाद में हुआ क्या कि फॉर एन एग्जांपल मान लो जीएसटी में लॉ में चेंज हुआ और उन्होंने बोला कि अभी जीएसटी की रेट 18 की जगह 20 हो जाएगी फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, एज मे बी नोटिफाइड। सो एज मे बी नोटिफाइड का मतलब क्या होगा? जिस दिन नोटिफाई करेंगे, मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन निकाल के लेके आएंगे, उस दिन से ये जो रेट है वो आपका 18% की जगह कितना हो जाएगा? आपका 20% हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर नोटिफिकेशन।
मींस किसी भी अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए या चीजों को अमेंड करने के लिए वो लोग क्या इशू करते हैं, नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ये नोटिफिकेशन इशू करने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एज वेल एज द सीबीडीटी के पास है। तो गवर्नमेंट या सीबीडीटी है वो नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं और नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग टू द एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट। अगर कोई चीज नोटिफाई हो गई तो कोई चीज नोटिफिकेशन आ गया तो आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं तो इसको फॉलो नहीं करूंगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। यू हैव टू फॉलो द नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द नोटिफिकेशन करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना आप लोग, अब एक और चीज समझना। सर ये केस लॉस क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं। हम इनकम टैक्स में काफी सारे केस लॉस पढ़ने वाले हैं। अब ये केस लॉस क्या होते हैं, क्योंकि हर चीज लॉ में लिखी नहीं जा सकती, हर चीज लॉ में लिखना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग इन द लॉ। सो क्या होता है उसके बाद में डिस्प्यूट्स होते हैं और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करने के बाद जो जजमेंट आता है उसको बोला जाता है केस लॉ। अब एक बात समझना, बहुत सारे जजमेंट आते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक जजमेंट जस्ट मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, SRK वर्सेस CIT और यहां पे लिखा हुआ है 369 CTR 58, उसके बाद दे रखा है बॉम्बे हाई कोर्ट, ऐसे जजमेंट लिखा हुआ है करके, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है और उसके बाद एक ईयर लिखा हुआ है 2022। तो इसका मतलब क्या, इसको कैसे रीड करते हैं? तो मैं बताऊं, सबसे पहले जो पर्सन केस को फाइल करता है, मतलब जो पर्सन ने केस किया है, उसका नाम हमेशा पहले आता है, दैट इज द SRK। यहां पे केस SRK ने किया है, किसके अगेंस्ट किया है, CIT के अगेंस्ट। CIT का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्या होता है आगे जाके आएगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, वो आपका रेस्पोंडेंट है। पेटिशनर कौन है, SRK ने पिटीशन फाइल की है और किसके अगेंस्ट में, CIT है, वो सेकंड पार्टी है। आगे दे रखा है 269 CTR 58। एक बात बताओ, ये क्या होता है ना, ये एक यू कैन से दैट एग्जांपल के लिए एक बुकलेट होती है जिसमें ये रिकॉर्ड होते हैं केस। जितने भी केसेस है वो रिकॉर्ड कहां पे होते हैं, वो CTR ITR प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं कि CTR ITR ये एक रेफरेंस नंबर है। अगर आपको इस केस के बारे में ज्यादा ढूंढना है तो आप इसको सर्च करेंगे, तो आपको केस का पूरा डिटेल है वो मिल जाएगा। मींस कहां पे ये केस रिकॉर्डेड है। इन सिंपल वर्ड मैं बोल दूं कि ये कुल मिला के एक इंडेक्स है, ये इंडेक्स नंबर है कि ये केस कहां पे रिकॉर्डेड है। जैसे ही आप देखोगे उस पे जाके आपको मिल जाएगा इस केस के बारे में। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, 2022 का जजमेंट है। बहुत बार यहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है अपनी एपेक्स कोर्ट। इंडिया में जो एपेक्स कोर्ट है, इसको एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं बहुत बार। एपेक्स कोर्ट बोलो या सुप्रीम कोर्ट बोलो, एक ही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट, यहां पे कभी कभी सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा कुछ केसेस में, कुछ लिखा होगा हाई कोर्ट। अब मैंने क्या किया है, अगर आप बुकलेट को देखेंगे तो बुकलेट में मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारी चीज की है। प्यारी चीज ये की है कि जो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, उसके लिए मैंने ऑरेंज स्ट्रिप यूज की है। जहां जहां पे आप जजमेंट देखेंगे इस बुक में, तो जहां जहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यहां पे देखिए, जैसे ये केस लॉ है। अब यहां पे ये केस लॉ है शेषाशाही स्टील प्राइवेट लिमिटेड 2022, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो जहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वहां पे मैंने ये ऑरेंज स्ट्रिप यूज की है। दैट इज द ऑरेंज स्ट्रिप से आपको समझ में आएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है करके, ठीक है। लेकिन जहां पे आपके हाई कोर्ट्स के जजमेंट होंगे वहां पे मैंने क्या किया, ऑरेंज स्ट्रिप यूज नहीं की है, मैंने उसकी जगह पे क्या किया है, ये ब्लू स्ट्रिप यूज की है। जैसे ये देखिए, आदित्य कुमार जजोड़िया 2018 कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है ये। तो जहां जहां हाई कोर्ट के जजमेंट होंगे वहां पे ये ब्लू स्ट्रिप यूज की है, और जहां जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होंगे वहां पे मैंने ऑरेंज स्ट्रिप यूज की है। उसके साथ साथ में मैंने इस बार एक बहुत अच्छी चीज की है कि जो जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कंपाइलर में क्वेश्चन कहां दे रखा है। तो मैंने उसके लिए बहुत बढ़िया चीज की है कि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसी के पास में आपको मिल जाएगा रेफर कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 2। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको देखना है। उसके बाद जैसे मान लो ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप देखिए तो आपको वहां पे समझ मिलेगा करके, ठीक है। उसके बाद में ये देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया बालकृष्णा, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो यहाँ पे आपका जो ऑरेंज स्ट्रिप है वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नंबर 3 और 21 दो क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आप देखिए बहुत मेहनत की है इस बार, बहुत मेहनत की है इस बार करके, ठीक है, बहुत मेहनत की है इस बार इन दिस पर्टिकुलर लाइक बुक के लिए करके, ठीक है। चलिए अब एक चीज समझना, तो आपको जो मैंने बताया दैट इज रिलेटेड टू द सर्कुलर नोटिफिकेशन, आपका एक्ट और रूल्स क्या होता है और केस लॉ कैसे होता है। अब एक चीज समझना, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम के लिए मैं बता दूं, आपको जो चीजें पढ़नी है, वन इज द इनकम टैक्स
एक्ट 1961 है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स रूल्स 1962 है वो पढ़ना है। और उसके साथ साथ में आपको पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 2022 दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। जो फाइनेंस एक्ट 2022 है दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। अब आप बोलोगे फाइनेंस एक्ट क्या होता है? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट जो है, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वट एवर आई एम राइटिंग हियर, देयर इज नो नीड टू नोट डाउन। आप इसको नोट डाउन कहीं पे कुछ भी नहीं करना है। आपको फास्ट ट्रैक बैच में एक चीज फॉलो करनी है। क्या? आप है ना एक स्टिकी नोट्स लेके आएंगे कल। स्टिकी नोट्स जो होते हैं ना, जो येलो कलर वाले, वो येलो कलर के नोट्स लेके आएंगे जहां मैं पढ़ा रहा हूं। और अगर आपको कहीं लग जाए कि ये मुझे लिखना चाहिए, तो आप उसको लिख के और वहीं पे आप अपनी बुक में जहां वो कॉन्सेप्ट दे रहा है उसके पास में चिपका दीजिए। अदरवाइज आपको नोटबुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू मेंटेन एनी नोटबुक। जो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लास नोट्स, ये आपको मिल जाएगा जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा। उसके बाद आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। वहां पे आप देख सकते हैं क्लास नोट्स करके एक फोल्डर रहेगा, और क्लास नोट्स में आपको जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वहां पे आपको मिल जाएगा। बट व्हाट यू हैव टू फॉलो, कॉम्पैक्ट कंपाइलर साथ में है, उसके साथ में आपको एक स्टिकी नोट्स है वो परचेज करने हैं। स्टिकी नोट्स आप चिपकाते जाइए। जहां जहां आपको कुछ लिखना है वहां पे आप उस स्टिकी नोट्स को चिपका लीजिए, और जैसे ही वो चिपकाया हुआ आप देखेंगे करके, ठीक है, तो उसके बाद में आपको सब चीजें हैं वो याद आ जाएगी, और वहां चिपका दीजिए जो आपको लगता है लिखना है वो करके। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या कि सर एक बात बताइए, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो 1961 में ये इनकम टैक्स एक्ट बन चुका था, लेकिन हर साल क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, उस टाइम जो लॉ बना होगा उस टाइम पे कि इंडिया की सिचुएशन अलग रहेगी, आज की डेट में इंडिया की सिचुएशन अलग है। तो सर एक बात बताइए, ये जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें अमेंडमेंट कैसे होते हैं? तो उसमें अमेंडमेंट होते हैं हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। फाइनेंस एक्ट के थ्रू है वो अमेंडमेंट्स होते हैं। अब आप बोलेंगे ये फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है? तो देखिए, आपको जैसा कि पता है हर साल एक बजट आता है। हर साल एक बजट आता है, और ये बजट कौन लेके आता है? हाँ, बुक नॉट रिसीव्ड मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन दे दो, मुझे मिल जाएगा। तो देखिए, ये बजट है, ये बजट कौन लेके आता है? तो आपको पता रहेगा इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर जो है, अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है। तो निर्मला सीतारमण जी ये बजट लेके आती है, और बजट प्रेजेंट होता है ऑन द 1st Feb ऑफ एवरी ईयर। तो 1st Feb 2022 को आपका यहां पे बजट प्रेजेंट हुआ था। उस बजट में एक पार्ट होता है, उस पार्ट को बोला जाता है फाइनेंस बिल 2022। सो फाइनेंस बिल है, वो फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण जी ऑन द 1st Feb 2022 को। ये फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ था कहां पे? आपके पार्लियामेंट में। अब एक बात समझना, ये फाइनेंस बिल जैसे ही आपका प्रेजेंट हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है? कुछ टाइम के बाद में वहां पे एक डिस्कशन सेशन होता है पार्लियामेंट में। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो लोकसभा इज अ लोअर हाउस, राज्यसभा इज अ अपर हाउस। वहां पे क्या होता है, उस पे एक डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद ये जो फाइनेंस बिल है ये दोनों हाउसेस से पास करा दिया जाता है। और ये पास कराने के बाद अपने प्रेसिडेंट के पास में जाता है, और जिस दिन यहां प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, जिस दिन प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, उस दिन ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट 2022 बन गया जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया। और उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हुआ करते थे। तो उन्होंने जिस दिन साइन किया, सर कौन सी डेट को साइन किया था? तो मैं बताऊं, उन्होंने साइन किया था 30 मार्च 2022 को। इस दिन उन्होंने उसको साइन किया बिल को, और बिल को जिस दिन उन्होंने साइन कर दिया उस दिन से वो आपका क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। तो फाइनेंस बिल 2022 प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण जी ऑन द 1st Feb 2022, बट इट बिकेम द फाइनेंस एक्ट ऑन द 30th March 2022 व्हेन आवर प्रेसिडेंट साइन दैट पर्टिकुलर बिल। और इस दिन ये फाइनेंस एक्ट 2022 आपका बन जाता है करके। ठीक है, चलिए अब आप मुझे पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, फाइनेंस एक्ट में क्या होता है? तो फाइनेंस एक्ट में क्या होता है, जितने भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले जो लॉ है उसमें जितने अमेंडमेंट्स होते हैं, वो अमेंडमेंट्स आपके फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं।
और फिनेंस एक्ट जैसे मान लो किसी सेक्शन को चेंज करना है, तो सेक्शन को चेंज किसके थ्रू किया जाता है? फिनेंस एक्ट के थ्रू किया जाता है। फिनेंस एक्ट में लिखा जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट की ये सेक्शन डिलीट कर देनी है या ये सेक्शन में ये अमेंडमेंट करना है। तो एवरी ईयर आपका बजट आता है, एवरी ईयर फिनेंस बिल आता है, और वो फिनेंस बिल है वो फिर आपका फिनेंस एक्ट में बदल जाता है, और फिनेंस एक्ट के थ्रू आपका इनकम टैक्स एक्ट है वो आपका चेंज होता है। अब एक चीज समझना, सर एक बात बताइए, बजट 1 फेब को आता है, क्या एक ही बजट आता है हर साल? आंसर इज यस, एवरी ईयर देयर विल बी वन बजट। लेकिन गाइस देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट एक्सेप्शन इज अ इलेक्शन ईयर। ध्यान रखना, जिस ईयर में आपके इलेक्शन है ना, उस ईयर में 2 बजट आते हैं। जिस ईयर में इलेक्शन है उस ईयर में 2 बजट आते हैं। एक तो आपका बजट आएगा 1 फेब को, जैसे लास्ट इलेक्शन हुआ था इन द 2019। सो 1 फेब 2019 को एक तो आपका बजट आया था, और उस टाइम पे दैट टाइम आवर फाइनेंस मिनिस्टर नेम इज अ पीयूष गोयल जी, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीयूष गोयल जी थे। वो पीयूष गोयल जी जो है वो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो 1 फेब 2019 को आया था। अब एक बात समझना, वो जो बजट आया था उसकी वजह से जो एक्ट बना, उस एक्ट का नाम है दैट इज द फाइनेंस एक्ट नंबर 1 फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2019। एंड बेटा फिर इलेक्शन हुआ, क्योंकि इलेक्शन वाले ईयर में क्या होता है, बजट इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर ईयर, बजट इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर पीरियड ना, इट इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर पीरियड। सो यहां पे एक बात समझिए, यहां पे 2019 में इलेक्शन था, और इलेक्शन वाले ईयर में क्या होता है ना कि पहले जो बजट आता है उसको बोला जाता है इंट्रीम बजट। ये बेसिकली आपका एक इंट्रीम बजट था, दैट वाज नॉट अ फाइनल बजट, और यू कैन नॉट अ फुल फ्लेज बजट, इट वाज अ इंट्रीम बजट। तो जस्ट इंट्रीम बजट उन्होंने लेके आए, और इंट्रीम बजट में उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए लोगों को। बेनिफिट्स क्या क्या दिए अभी मैं आपको बता नहीं चाहूंगा, बट इलेक्शन ईयर में क्या होता है, जो इंट्रीम बजट आता है उसमें कुछ बेनिफिट्स वगैरह है वो लोगों को देते हैं करके, ठीक है। तो ये वाला जो इंट्रीम बजट आता है, उसके बाद में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वो बीजेपी की गवर्नमेंट कंटिन्यू की। उन्होंने जुलाई में वापस बजट लेके आए, जुलाई 2019 में वापस बजट लेके आए, और उसकी वजह से जो दूसरा फाइनेंस बिल आया, उसकी वजह से उस साल में आपका फाइनेंस एक्ट 2019 का जो नंबर 2 एक्ट और बना, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019। तो आपका फाइनेंस एक्ट उस साल में 2 बने थे, वन वाज अर्लियर वाला और उसके बाद दूसरा वाला। तो हम बहुत बार आप सुनोगे देखोगे कहीं पे तो ऐसा लिखा होगा, इट इज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2019 एंड नंबर 2 2019। सो नंबर 1 का मतलब है जो पहला वाला जो पीयूष गोयल जी लेके आए थे बजट, और उसके बाद दूसरा वाला जो निर्मला सीतारमण जी इलेक्शन के बाद में लेके आई। तो ये सिर्फ इलेक्शन वाले ईयर में होता है, बाकी ईयर में ऐसा नहीं होता। तो ओनली इलेक्शन वाले ईयर में होता है, बाकी ईयर में ऐसा नहीं होता है। बाकी वाले ईयर में आपका नॉर्मली एक ही बजट आता है, ऑब्वियसली आपका एक ही बजट आता है, बट इलेक्शन वाले ईयर में आपके 2 बजट आते हैं करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना आप लोग। सर एक बात बताइए, हम इनकम टैक्स में बहुत सारी जगह सेक्शन पढ़ने वाले हैं, तो इस सेक्शन को रीड कैसे करेंगे? जैसे सेक्शन 12(3)(5)(a), इसको कैसे रीड करेंगे? इसको किसी को आपको फोन पे बताना है कि हे लिसन, you want to communicate this section to other person on the phone. How you will communicate? How you will tell? How you will communicate? बताइए कैसे इसको कम्युनिकेट करेंगे? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, हाउ यू विल कम्युनिकेट? सेक्शन कौन सा है, सब सेक्शन कौन सा है? हाँ चलिए, तो इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप लोग? तो सबसे पहले जो लिखा होता है दैट इज कॉल्ड सेक्शन, इसके बाद इसको आप बोलेंगे सब सेक्शन, इसके बाद इसको आप बोलेंगे क्लॉज, और इसके बाद इसको आप बोलेंगे सब क्लॉज। तो सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज, क्या बोलेंगे? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर 5 एंड सब क्लॉज ए। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर 5 एंड सब क्लॉज ए। ऐसे आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, ऐसे आप इसको कम्युनिकेट करेंगे, ऐसे आप इसको रीड करेंगे। लेकिन गाइस एक बात बताइए, जैसे एक जगह लिखा हुआ है सेक्शन 2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10, इसको आप कैसे रीड करेंगे? सेक्शन 2 फिर लिखा हुआ है आपका 10, इसको कैसे रीड करेंगे? सेक्शन 2
सब सेक्शन 10 या क्लॉज 10? सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 या क्लॉज 10? सब सेक्शन 10 या क्लॉज 10? हाँ भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं सब सेक्शन, कुछ लोग बोल रहे हैं क्लॉज। राइट आंसर इज हियर, इसको अपन बोलते हैं क्लॉज, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। सेक्शन 2 के साथ में जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं क्लॉज, और बाकी सेक्शन के साथ में जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सब सेक्शन। सेक्शन 2 के साथ में जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं क्लॉज। ऐसा कैसे? तो देखिए होता क्या है बेसिकली, देखिए जैसे ये जो है ना सेक्शन 12, उसके पास में लिखा हुआ सब सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, ये सब जो है इनको बोलेंगे सब सेक्शन। सब सेक्शन कब बोलने का? कि जब अगर ये वाला जो है इसके ऊपर मान लो 2 भी है, इसके ऊपर 1 भी है, तो 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6), 12(7), और अगर ये आपस में एक दूसरे से लिंकेज है, मींस देयर इज अ लिंकेज, देन यहां पे बोला जाता है सब सेक्शन। जहां पे लिंकेज है वहां पे बोला जाता है सब सेक्शन सिद्धांत। और जहां पे कोई एक ऐसी लिस्ट दे रखी है जिसमें आपस में कोई लिंकेज है ही नहीं, आपस में देयर इज अ लिस्ट, मान लो सपोज फॉर एन एग्जांपल यहां 214 दे रखा है कैपिटल असेट का डेफिनेशन, उसके बाद 247 दे रखा है ट्रांसफर का डेफिनेशन, उसके बाद सपोज 210 है वो कोई डेफिनेशन दे रखा है, 211 दे रखा है वो डेफिनेशन दे रखा है मान लो स्लम सेल का। तो यहां पे जो है ना इनका आपस में एक दूसरे से लिंकेज नहीं है, यहां पे लिंकेज नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉज, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। लेकिन अगर आपस में लिंकेज है तो उसको बोला जाता है सबसेक्शन। तो इनकम टैक्स में जो सेक्शन 2 है, 2 के साथ में जो भी लिखा होगा उसको आप हमेशा क्लॉज बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे सर 214 ऐसा है लिखा हुआ है तो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 14 सब क्लॉज ए ऐसा बोलेंगे इसको। 2 इज अ सेक्शन, क्लॉज नंबर 14 एंड सब क्लॉज ए है, वैसा आप इसको रीड करेंगे, वैसा आप बोलेंगे। जहां पे आपस में इनका इंटरलिंकेज नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना आप यहां पे, हम इनकम टैक्स में सर कैसे ऐसे याद रखेंगे कि कहां कहां क्लॉज है, कहां कहां सब सेक्शन है? तो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता दूं, एक तो आपकी सेक्शन नंबर जो 2 है उसमें जो लिखा हुआ है वहां पे आप क्लॉज बोलना है। दूसरा एक सेक्शन नंबर 10 हम पढ़ेंगे, 10 इज रिलेटेड टू द एग्जेम्प्ट इनकम। जैसा कि आपको पता है कि 10 जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है, और 10 में क्या दे रखा है कि 10 की सबसेक्शन 1 है वो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करती है। अब एक बात समझना, 10(10) है वो ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन देता है, 10(10)(a) जो है वो पेंशन का एग्जेम्पशन देता है, 10(10)(AA) है वो आपका लीव सैलरी का एग्जेम्पशन देता है। तो ये जो एग्जेम्पशन एक दूसरे से लिंकेज नहीं है, देयर इज अ लिस्ट गिवन एंड देयर इज नो लिंकेज विद ईच अदर। कोई लिंकेज नहीं है ना। एक बात बताओ, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है अपने आप में, ठीक है, उसके बाद में ग्रेचुइटी का इनकम एग्जेम्प्ट है अपने आप में, उसमें ठीक है, आपस में उनका लिंकेज नहीं दिखता ना आपको, देयर इज नो लिंकेज एट ऑल, दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड क्लॉज। तो सेक्शन 10 में भी अपन जो यूज करेंगे वो क्लॉज वर्ड यूज करेंगे। एज वेल एज एक सेक्शन 47 होती है जो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, वहां पे भी आप लोग जो है वो क्लॉज वर्ड यूज करेंगे। तो ये 3 जगह मैंने बताई, सेक्शन 2 के साथ में, सेक्शन 10 के साथ में और सेक्शन 47 के साथ में, ये 3 जगह ऐसी है जहां पे आपको क्लॉज वर्ड यूज करना है, बाकी सब जगह आप सब सेक्शन वर्ड यूज करेंगे, बाकी सब जगह आप सब सेक्शन वर्ड यूज करेंगे। बट यहां पे जो है वो आपका जो, अब बाकी जगह मतलब यहां पे 3 जगह ऐसी है, 2 है, 10 एंड 47 है, वहां पे पास में जो भी लिखा होगा उसके लिए क्लॉज होता है, बाकी सब जगह सब सेक्शन होती है। क्या एग्जाम में हमको सेक्शंस लिखनी चाहिए क्या? देखो फाइनल लेवल पे तो कुछ सेक्शन लिखनी चाहिए, मैं बताऊं इंटरमीडिएट में नो डाउट बच्चों को अगर सेक्शन याद भी नहीं है तो चलता है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। बट अगर आप फाइनल वाले स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली आपको सेक्शन लिखनी चाहिए, और सेक्शन लिख के और ढंग से अगर आपको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। जब आप 2-3 बार रिवीजन करते हैं तो बहुत सारी सेक्शन आपको याद हो जाएगी, और अपन क्लास में भी जब पढ़ेंगे तो उस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपको सेक्शन है वो क्लियरली दिमाग में बैठ जाए करके, ठीक है। चलिए अब हम जो है वो पढ़ेंगे इनकम टैक्स। अब एक बात समझना, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है कि इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है 2 वर्ड आएंगे बार बार, एक तो होता है तुम्हारा
पर्सन और एक होता है असेसी। अब एक बात समझना, ये पर्सन क्या होता है, असेसी क्या होता है। तो पर्सन वही वाले जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखे, कौन कौन से। एक तो पर्सन होता है इंडिविजुअल, सो इंडिविजुअल है वो पर्सन है, आंसर इज यस। इंडिविजुअल इज अ नेचुरल पर्सन, मींस अ ह्यूमन बीइंग करके, दैट इज द इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल हो, मैं इंडिविजुअल हूं, आपके पेरेंट्स इंडिविजुअल में आते हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन उसको अपन बोलेंगे, तो इंडिविजुअल पर्सन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में दूसरा जो आपका HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है, आंसर इज यस। HUF इज इंक्लूडेड इन द पर्सन। अब HUF का मतलब होता क्या है मैं बता दूं, इनकम टैक्स लॉ में HUF के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है। HUF का मतलब क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में यही है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो हिंदू लॉ के हिसाब से है, हिंदू लॉ के हिसाब से है, और वो अगर HUF है तो वो यहां पे एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा, और वो सेपरेट जो है वो पर्सन माना जाएगा, उसके लिए सेपरेट है वो ITR फाइल होगा, सेपरेट उसके लिए पेन नंबर होगा। तो HUF एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्वेश्चन ही आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन बना सकता है, तो भैया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो हिंदू फैमिलीज है, वो हिंदू फैमिलीज HUF है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। अब एक चीज समझना, HUF जो होता है ना, वो HUF में जो भी मेंबर होते हैं और उसके साथ साथ में को पार्टनर्स होते हैं, कोई कोई लोग को पार्टनर्स होते हैं, कोई कोई मेंबर होते हैं, मतलब को पार्टनर जो होते हैं और मेंबर होते हैं, मेंबर मतलब जो HUF के मेंबर है, उसके साथ साथ को पार्टनर। को पार्टनर किसको बोला जाता है कि जो फैमिली की प्रॉपर्टी के बंटवारे का हक रखता है, जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उसके जो बंटवारे का हक रखता है उसको बोला जाता है को पार्टनर। मींस एनी पर्सन इज हैविंग द राइट ऑफ पार्टीशन ऑफ HUF, दैट पर्सन इज कॉल्ड द को पार्टनर्स। अब एक बात समझना, क्वेश्चन ही आता है कि जो लड़की होती है मींस फीमेल, वो क्या उनके पेरेंट्स के HUF में को पार्टनर रहेगी, आंसर इज यस। हिंदू लॉ में 2005 के आसपास एक ऐसा जजमेंट आया था, उसमें बोला था कि जितना फैमिली की प्रॉपर्टी में जितना लड़के का हक है उतना का उतना लड़की का भी हक है। तो आपने देखा होगा आजकल ये ऐसा होता है कि बहुत बार पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें लड़की को अगर नहीं बांटते, लड़की को नहीं देते, तो उससे पहले ही आजकल ये लोग क्या करते हैं, पहले ही उससे एक अंडरटेकिंग साइन करा लेते हैं कि अब चलो कोई बात नहीं, मैं मेरी प्रॉपर्टी है मेरे भाई को ट्रांसफर कर लेती हूं। बट अगर लड़कियां चाहे तो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी में हक रख सकती है इन HUF। अब एक चीज समझना सर, HUF जो होता है ना, अब HUF भाई मैं जो आप अभी बोल रहा हूं 2-3 मिनट, दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। HUF में जो प्रॉपर्टीज होती है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी होती है। अब HUF से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है इनकम टैक्स में वो अपन आगे जाके एक जगह पढ़ेंगे। बट एक चीज समझना, जो HUF रहता है वो HUF में देयर आर टू टाइप ऑफ द, लाइक यू कैन से दैट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, देयर आर टू स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। एक आपने नाम सुना होगा दया भागा और एक आपने नाम सुना होगा मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। अब ये दया भागा स्कूल ऑफ लॉ क्या होता है, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो दया भागा स्कूल ऑफ लॉ है ना, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल और आसाम में लगता है, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में लगता है, उसको बोला जाता है दया भागा स्कूल ऑफ लॉ। दया भागा स्कूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि अगर मान लो कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसमें जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उस पेरेंटल प्रॉपर्टी में उसका राइट नहीं है, जन्म से राइट नहीं है। जैसे ही बर्थ हो गया, बर्थ होते ही उसका राइट नहीं है जब तक कि उसके जो एल्डर है वो एल्डर जिंदा है। मींस अगर मान लो, मैं बता दूं कि अगर मान लो किसी के पापा जिंदा है तो उसके बेटे का हक या बेटी का हक प्रॉपर्टी में नहीं है। यह आसाम में लगता है एज वेल एज द वेस्ट बंगाल में लगता है। उनकी डेथ के बाद ही उनका हक आता है। उनका हक मींस उनका जो राइट है वो आफ्टर डेथ ओनली आता है। लेकिन एक मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है जो पूरे इंडिया में लगता है अदर देन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। और मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी फैमिली है और उसमें किसी बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जो जन्म होता है वो बच्चे का जन्म होते ही उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में उसका हक आ जाता है, दैट इज कॉल्ड योर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। अगर बच्चे का जन्म हुआ, जैसे मान लो मेरा बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म होते ही मेरी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी रहेगी उसमें उसका हक है। मींस वो बंदे का उसमें हक है, ये जन्म से, बर्थ से उसका राइट आ जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मुकेश अंबानी का जो लड़का है उसका लड़का हुआ, तो मुकेश अंबानी के घर में लड़के का लड़का हुआ, तो उसका जो लड़के का हक है, मींस उसका राइट है, उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ एंड दया भागा स्कूल ऑफ लॉ, दया भागा स्कूल ऑफ लॉ इज एप्लीकेबल टू द वेस्ट बंगाल एंड असम एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इज एप्लीकेबल टू द ऑल इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम। चलिए, तो HUF जो है वो आपको यहां पे इतना ध्यान रखना है कि HUF इज अ सेपरेट पर्सन इन द इनकम टैक्स एक्ट।
अब एक चीज समझना, हिंदू फैमिलीज एचयूएफ बना सकती है, आंसर इज यस। लेकिन क्या जैन फैमिली एचयूएफ बना सकती है? आंसर इज यस। जैन फैमिली बना सकती है, एज वेल एज द पंजाबी जो सिख फैमिलीज है वो भी एचयूएफ बना सकती है। तो सिख फैमिलीज एचयूएफ बना सकती है, जैन फैमिलीज एचयूएफ बना सकती है, हिंदू फैमिलीज एचयूएफ बना सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मुस्लिम है या कैथलिक है करके, ठीक है, या फिर पारसी है, वो लोग एचयूएफ नहीं बना सकते। तो मुस्लिम है, कैथलिक है एंड पारसी है, वो लोग एचयूएफ नहीं बना सकते। बट बाकी जो है एचयूएफ में आपके हिंदू लोग हैं जिनका रिलीजन है वो हिंदू है, या जैन है या सिख है, ये लोग एचयूएफ बना सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में एचयूएफ का क्या इंपॉर्टेंस है तो मैं बता दूं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होता है ना कि एचयूएफ क्यों बनाया जाता है, कुछ सिर्फ बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट लेने के लिए, कि एचयूएफ की इनकम थोड़ी डाइवर्ट कर लो और बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले लो। आपके ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे जो आपको बोलते होंगे एचयूएफ बना लो हमारा करके, ठीक है। तो हमारे ऑफिस में भी पहले मैं प्रैक्टिस करता था, तो उस टाइम आते थे कि हमारा एचयूएफ बना दो, तो मैं बोलता था एचयूएफ तुम बना के लाओ, हम उसका रिटर्न फाइल करेंगे, उसका पैन कार्ड बनाएंगे करके, ठीक है। बाकी एचयूएफ बनाना तो तुम ही को है, खुद ही एचयूएफ बना के लेकर, हम कैसे एचयूएफ तुम्हारा बना लेंगे, तुम एचयूएफ बना लो। और क्या होता है ना, जब फैमिली है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, उनमें किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको एचयूएफ बना देते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वहां एचयूएफ बन जाता है। चलिए, इसके बाद में तीसरा पर्सन जो हमारे इनकम टैक्स लॉ में है, दैट इज द पार्टनरशिप फर्म। फर्म को एक अलग पर्सन माना जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फर्म इज ऑलवेज इंक्लूड एलएलपी। एलएलपी हमेशा उसमें इंक्लूड होगी। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑलवेज इंक्लूड होगी फर्म में। मैं आपको डे वन पे ही बता रहा हूं कि जो भी तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है ना और एलएलपी, इनकम टैक्स में दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। इनकम टैक्स के लिए बोथ आर सेम, पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज द एलएलपी। सिर्फ फर्क एक दो जगह आएगा, जहां जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो फर्क आएगा, आगे जाके हम देखेंगे कि एक तो आपका फर्क आपको देखने को मिलेगा 44 एडी सेक्शन में और 44 एडीए सेक्शन में, जो प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन वाली सेक्शन होती है ना, 6% 8% वाली, वो सेक्शन पार्टनरशिप फर्म ले सकती है बट एलएलपी नहीं ले सकती। सिर्फ ये एक फर्क है जो आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज इन इनकम टैक्स जितने भी हम प्रोविजन पढ़ेंगे, जहां जहां पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ है, इट्स ऑलवेज इंक्लूड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, उसमें एलएलपी भी इंक्लूड हो जाएगी। चलिए, अब एक और चीज समझना, पार्टनरशिप फर्म के बाद में एक चौथा पर्सन आता है, दैट इज कॉल्ड कंपनी। कंपनी भी आपका एक पर्सन है। अब आप बोलेंगे सर कंपनी का मतलब क्या, तो कंपनी मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट आइदर रजिस्टर्ड इन इंडिया या रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, उसको अपन बोलेंगे कंपनी। तो इंडियन कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी और होती है। अब आप बोलोगे ये डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है। डोमेस्टिक कंपनी जो है वो डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है वो अपन आगे जाके देखेंगे कि डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं। तीन तरह की कंपनी होती है, वन इज द इंडियन कंपनी, वन इज द फॉरेन कंपनी एंड वन इज द डोमेस्टिक कंपनी। तो ये डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है और इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी में क्या फर्क है, ये मैं आपको डिविडेंड वाले टॉपिक में सिखाऊंगा। तो जब मैं आपको डिविडेंड सिखाऊंगा वहां पे मैं आपको ये सिखा दूंगा। उसके बाद कंपनी के बाद 5वें नंबर पे आपका आता है एओपी बीओआई। एओपी बीओआई, एओपी बीओआई मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब आप बोलेंगे ये एओपी बीओआई क्या होता है, तो एओपी बीओआई क्या होता है कि जब कुछ लोग साथ में मिलके कुछ काम करते हैं और वो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, तो उसको बोला जाएगा एओपी बीओआई। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जॉइंट वेंचर। एग्जाम्पल के लिए जैसे जॉइंट वेंचर है, हुआ क्या कि मान लो दो लोगों ने कोई जॉइंट वेंचर चालू किया और उन्होंने उसको पार्टनरशिप फर्म का रूप नहीं दिया है या उसको कंपनी का रूप नहीं दिया है, तो उसको एओपी बीओआई माना जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना होगा ट्रस्ट, जो ट्रस्ट होते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, एनजीओज। तो एनजीओज का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और कुछ ट्रस्टी मिलके एक ट्रस्ट चालू करते हैं, तो वो भी आपका एओपी बीओआई माना जाएगा। जो एओपी बीओआई माना जाएगा मींस उसको जो है वो एओपी बीओआई माना जाएगा। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ एओपी बीओआई ओनली और एओपी बीओआई की कैटेगरी में आ जाएगा। दोनों में फर्क यह है एओपी और बीओआई में कि इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर। इन एओपी एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर मींस अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है केके लिमिटेड और एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, तो क्या ये दोनों मिलके एओपी बना सकते हैं? आंसर इज यस, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर इन द एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन।
बट व्हेन इट्स कम्स टू द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ना, देन ओनली इंडिविजुअल मेंबर ही बना सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ओनली जो इंडिविजुअल मेंबर है, सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर है। जैसे मान लो हमारे बैच के जितने भी बच्चे हैं और हमारे बैच के ये जितने भी बच्चे, हमने मिलके और एक मान लो कुछ स्टार्ट किया और हम उसको पार्टनरशिप फर्म कंपनी में नहीं ले जाते, तो वो आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाएगा। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही मेंबर बनते हैं, बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी पर्सन है वो आपका मेंबर बन सकता है। अब एक और चीज समझना, उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में जो आपका पर्सन आता है, दैट इज द लोकल अथॉरिटी। एक लोकल अथॉरिटी है, वो लोकल अथॉरिटी भी पर्सन में आता है। लोकल अथॉरिटी का मतलब, एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, आपके मुंबई में जैसे हमारी बीएमसी है, बृहन्मुखी मुंबई कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपके वहां पे जो ग्राम पंचायत है, आपके यहां पे जो कंटोनमेंट बोर्ड ग्राम पंचायत वगैरह जो है, या फिर नगर पालिका है, तो वो आपका आता है लोकल अथॉरिटी में। और उसके बाद में लास्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या होता है कि जो ऊपर जितने भी दे रखे हैं पर्सन, अगर वो उसमें कवर नहीं होता तो वो आपके आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में कवर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी कहां पे कवर होगी? तो यूनिवर्सिटी अगर मान लो वो इंडिविजुअल एचयूए पार्टनरशिप फर्म कंपनी एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी में नहीं आती है, तो वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएगा। जितने देवी देवता वगैरह है करके, ठीक है, जितने भी भाई भगवान के जो देवी देवता वगैरह है, दे विल कवर्ड इन द आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सो इफ एनी पर्सन इज नॉट कवर्ड अबव, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी कवर्ड इन द एजेपी, दैट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब एक चीज समझना आप लोग, सर एक बात बताइए, ये लोग जो है ये पर्सन है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन एसएससी कब बन जाएगा? व्हेन दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। मींस अगर ये पर्सन है, ये पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स है, या फिर कोई टैक्स है, फीस है, कोई चार्ज है, कोई इंटरेस्ट है इन द इनकम टैक्स एक्ट, इफ दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, अगर ये रिक्वायर्ड टू पे टैक्स है, तो उस केस में ये जो एसएससी है, ये तुम्हारा पर्सन क्या बन जाएगा? एसएससी बन जाएगा। चलिए, ये आपके लिए एक होमवर्क रहा आज के लिए। कोई बोल रहेगा ट्रस्ट किस में आएगा, आप आज देख के आएंगे करके, ठीक है, आज आप देख के आएंगे और मुझे बताएंगे कल 2-3 चीजें। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आएगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आएगी? दूसरा, अगर कोई ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है, वो ट्रस्ट किस में आएगा? हाँ, तो 2 चीजें आप देख के आएंगे और आप मुझे बताएंगे। आप लोग कैसे देख सकते हैं? आपके ऑफिस में जाइएगा, ऑफिस में किसी ट्रस्ट का पेन नंबर लीजिए और पेन नंबर से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से पर्सन की कैटेगरी में आता है। तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट जो है उसका आप देख के आएंगे कि ये कौन से पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। दैट विल बी योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा। थोड़ा आरएनडी करके आएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट है वो कौन से कैटेगरी में आएगा इसमें से, अगर पर्सन की डेफिनेशन में देखो तो। नेक्स्ट पार्ट अपन बात कर रहे हैं, सर एसएससी कौन होगा? तो एसएससी इज अ पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। अगर कोई पर्सन रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स है तो वो एसएससी बन जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं लूं, जैसे मान लो मैं पर्सन हूं, आंसर इज यस, मैं पर्सन हूं, लेकिन मेरी जो इनकम है वो हर साल की 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो क्या मैं एसएससी बन गया? आंसर इज यस, मैं एसएससी बन गया। तो मैं यहां पे पर्सन भी हूं और मैं एसएससी भी बन गया, तो मैं एसएससी हो गया करके। अब एक बात समझना, रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स इन इनकम टैक्स, वो पर्सन जो है रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स या एनी सम इन द इनकम टैक्स, वो पर्सन क्या बन जाएगा? एसएससी बन जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझना, मैं बोल रहा हूं कि रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स है, यस कोई सम है, वो एसएससी बन जाएगा। इसके साथ साथ में एक और कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत सारी जगह हम देखेंगे कि एक एसएससी इन डिफॉल्ट बना दिया जाता है, किसी पर्सन को एसएससी इन डिफॉल्ट बना दिया। अब ये एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके ऑफिस में आपके किसी क्लाइंट को एक डिमांड नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और वो डिमांड आप पे ही नहीं कर रहे हो, तो आप डिफॉल्ट में बन जाते हो, एसएससी इन डिफॉल्ट। तो एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाता है कोई पर्सन, तो वो भी आपका एसएससी ही माना जाता है। तो एसएससी की डेफिनेशन में क्या आएगा? एनी पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स और एनी सम अंडर द इनकम टैक्स लॉ, दैट पर्सन इज कॉल्ड एसएससी। या इफ एनी पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट, अगर कोई पर्सन है वो एसएससी इन डिफॉल्ट है, तो वो पर्सन भी क्या बन जाएगा? तुम्हारा एसएससी है, वो एसएससी बन जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। चलिए अब एक और चीज समझना, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। तो मैं ऐसा बोल दूं कि ऑल एसएससीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन्स आर नॉट एसएससी। मींस ये जो लोग हैं ये तुम्हारे पर्सन तो है,
बट ये एसएससी तभी बनेंगे जब दे रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स इन इनकम टैक्स लॉ, मींस रिक्वायर्ड टू पे एनी सम इन इनकम टैक्स लॉ, तो वो एसएससी बन जाएगा। बट अदरवाइज वो पर्सन है, तो यू ऑल आर द पर्सन बट नॉट एसएससी। आई एम द पर्सन एज वेल एज आई एम द एसएससी, तो मैं एसएससी भी हूं और उसके साथ साथ मैं पर्सन भी हूं करके, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं। सर एक बात बताइए, ये सब्जेक्ट में हम क्या सीखने वाले हैं? तो ये सब्जेक्ट में हम सीखेंगे कि सबसे पहले किसी भी पर्सन की इनकम निकालना और उस इनकम पे टैक्स निकालना, उस इनकम पे इनकम निकालना और उस इनकम पे टैक्स निकालना। इनकम कैसे निकालते हैं? तो इनकम में हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी है, सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी है, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। ये जो 5 हेड होते हैं ना, इस हेड की जो टोटल होती है उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप कुछ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है वो आप लेस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। और ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है ना, इस नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स है वो पे करना रहेगा। ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स पे करना रहेगा। अब एक चीज समझना, हम बहुत बार पढ़ते टाइम 2 वर्ड यूज करेंगे, वन इज द प्रीवियस ईयर और वन इज द असेसमेंट ईयर। तो देखिए हमारे इनकम टैक्स में ईयर कैसे होता है, तो मैं बता दूं ईयर जो है एक हो आपका ईयर हो सकता है कैलेंडर ईयर, बट मैं बता दूं कैलेंडर ईयर जो है उसका अपने यहां पे कोई रिलेवेंस नहीं है। कैलेंडर ईयर मींस जनवरी टू दिसंबर, उसका कोई रिलेवेंस नहीं। हमारे यहां पे चलता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर करके, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। सो हमारे यहां पे फाइनेंशियल ईयर चलता है। अब एक बात समझना, ये फाइनेंशियल ईयर में 2 तरह के ईयर होते हैं, वन इज योर प्रीवियस ईयर एंड वन इज योर असेसमेंट ईयर। अब आप बोलेंगे प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं और असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? तो देखिए प्रीवियस ईयर बेसिकली उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं उस ईयर को बोला जाता है आपका प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? जिस ईयर में उस इनकम पे आप टैक्स पे करते हैं, मींस यू कैन से दैट द लाइक ईयर इन विच पर्सन पे द टैक्सेस। पे द टैक्सेस का मतलब टैक्स पे करते हैं, उसका असेसमेंट होता है, आप रिटर्न फाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर जिस ईयर में आप उस इनकम पे टैक्स भरते हैं। तो प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच यू अर्न द इनकम एंड असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच यू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। अब एक चीज समझना, आपके एग्जाम के लिए जो भी हम कंप्यूटेशन करेंगे टोटल इनकम का, टैक्स लायबिलिटी का एंड ऑल, आपके एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर है दैट इज 22-23 फॉर योर एग्जामिनेशन। योर प्रीवियस ईयर इज 22-23 एंड गाइज आपका जो असेसमेंट ईयर है दैट इज 23-24 इज योर असेसमेंट ईयर। 22-23 इज अ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज 22-23। तो प्रीवियस ईयर अपना कहां से कहां तक चालू होता है? 1 अप्रैल 2022 से लेके और 31 मार्च 2023। इस पर्टिकुलर पीरियड में आप जो भी इनकम कमाएंगे, इस पर्टिकुलर पीरियड में आपने जो भी इनकम कमाया, उस इनकम के पे आपको जो टैक्स भरना है वो आपको इस ईयर में भरना है, दैट इज 1 अप्रैल 2023 से लेके और 31 मार्च 2024 तक। सो 1 अप्रैल 2023 से लेके और 31 मार्च 2024, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। So for your examination guys, your previous year is 22-23, assessment year is 23-24। मींस अपन जो इनकम कमा रहे हैं वो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो इनकम अर्न किया 1 अप्रैल 2022 से लेके और 31 मार्च 2023 तक, इस बीच में जितना भी आपने इनकम अर्न किया उस पे टैक्स आपको इस पीरियड में भरना पड़ेगा, उस पीरियड में आपको रिटर्न भरना है। असेसमेंट है वो आपका उस पीरियड में होगा। तो जब भी मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 22-23 या असेसमेंट ईयर 23-24 में एक ही बात कर रहा हूं, मैं उसी ईयर की बात कर रहा हूं। तो मैं प्रीवियस ईयर 22-23 बोलूं या असेसमेंट ईयर 23-24 बोल दूं, इसका मीनिंग सेम है। मैं बहुत बार बोलता हूं इनकम इज टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 मींस ऑब्वियसली दिस इनकम इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर 22-23। तो मैं बहुत बार ऐसा बोलूंगा इनकम इज अर्न इन लाइक दिस इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड टू पे इन द प्रीवियस ईयर 22-23। प्रीवियस ईयर 22-23 का मतलब यही हुआ असेसमेंट ईयर 23-24 करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, सर आपके एग्जाम के लिए मींस आप लोगों के एग्जाम के लिए
सर एक बात बताइए, कौन सा फिनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? दैट इज फिनेंस एक्ट 2022 इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन. सर इफ वी आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम इन द मे नवंबर 2023 या सीएमए फाइनल जून दिसंबर 2023, सर हमारे एग्जाम की डेट तक तो ऑलरेडी फिनेंस एक्ट 2023 आ चुका होगा. Is that act will be applicable for our examination? Answer is no, guys. That will not be applicable for your examination. For your examination, always remember whatever amendment made by the Finance Act 2022, only that is applicable for your examination. आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ क्या एप्लीकेबल है? दैट इज द, आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो फिनेंस एक्ट 2022 है, यही आपके लिए एप्लीकेबल है. आपके लिए बाकी चीजें एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके एग्जाम से पहले 6 मंथ पहले तक अगर कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर आते हैं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन. So any notification circular before the 6th month of your examination, suppose you are appearing in the month of November, तो नवंबर से 6 महीने पहले चले जाइए तो आपका 30th अप्रैल 2023 तक 30th अप्रैल 2023 तक जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर है, obviously that is going to be applicable for your examination, but Finance Act 2022 only applicable for your examination. Finance Act 2023 is not going to apply for your examination. चलिए अब एक और चीज समझते हैं. इधर देखिए, अब अपन पढ़ना चालू करते हैं कोई ढंग की चीज करके, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले चालू करते हैं पहला टॉपिक. और पहला टॉपिक जो कॉम्पैक्ट में दे रखा है, आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है, आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं. जब मैं आपको बोलूं बुक में देखना है तभी आपको बुक में देखना है, अदरवाइज आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, आप बुक में नहीं देखेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम चालू करने वाले हैं आज, दैट इज द टैक्स रेट. टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, या मैं बोल दूं प्रीवियस ईयर 22-23, क्योंकि इनकम आप प्रीवियस ईयर 22-23 में कमाएंगे, उस पे टैक्स है वो 23-24 में पे करेंगे. अब एक चीज समझना, मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच यू अर्न द इनकम. सो प्रीवियस ईयर 22-23, इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2022 टिल 31st मार्च 2023. असेसमेंट ईयर इज अ नेक्स्ट ईयर. एक चीज ध्यान रखना, असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी पीरियड ऑफ द 12 मंथ. मींस असेसमेंट ईयर हमेशा आपका 12 महीने का रहेगा, 12 मंथ का रहेगा. लेकिन गाइस प्रीवियस ईयर है ना, वो आपका 12 मंथ से कम हो सकता है. प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ से कम हो सकता है. ये कौन से केसेस में हो सकता है? प्रीवियस ईयर है वो आपका 12 मंथ से कम हो सकता है. और ये कौन से केसेस में हो सकता है पता है? प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ से कम हो सकता है. और ये कौन से केसेस में हो सकता है? जैसे आपने बिजनेस ही नया चालू किया है. There may be possibility ना कि you have started the business on the 10 December 2022. So your previous year will start from 10 December 2022 till 31st March 2023. Means आपका ये previous year रहेगा. But assessment year will be of the 12 month. So always remember your assessment year will always be of the 12 month, but previous year may be less than 12 month also if you have started the business in the current year. मींस अगर आपने बिजनेस नया चालू किया है या बिजनेस आपने करंट ईयर में स्टार्ट किया है या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम इस साल में आया है, तो आपका प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम का हो सकता है करके, ठीक है? बट असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ द 12 मंथ. चलिए अब एक और चीज समझना, हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, दैट इज द टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24. सर एक बात बता दीजिए, हमारे एग्जाम के लिए टैक्स रेट है वो टैक्स रेट क्या रहेगा? तो मैं बताऊं, देखिए सबसे पहली चीज, टैक्स रेट है ना वो इनकम टैक्स में दो तरह की होती है. एक तो आपकी है नॉर्मल टैक्स रेट, या जिसको मैं जनरल टैक्स रेट बोल सकता हूं, और एक आपकी है स्पेशल टैक्स रेट. तो सबसे पहले एक तो होती है जनरल टैक्स रेट और एक तुम्हारी होती है स्पेशल टैक्स रेट. अब आप बोलेंगे स्पेशल टैक्स रेट क्या होता है? स्पेशल टैक्स रेट है ना, ये आपके इनकम टैक्स में एक चैप्टर में दे रखी है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 करके. एक चैप्टर होता है इनकम टैक्स एक्ट का, चैप्टर 12, और चैप्टर 12 में स्पेशल टैक्स रेट दे रखी है. अब आप बोलेंगे स्पेशल टैक्स रेट का मतलब क्या? तो जैसा आपने कभी सुना होगा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, उस पर 20% की रेट से टैक्स लगता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% की रेट से टैक्स लगता है. ये एक स्पेशल टैक्स रेट है. या फिर आपने सुना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला शेयर मार्केट में होता है, उस पर 15% टैक्स लगता है.
एज वेल एज आपने ये भी सुना होगा कि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है तो उस पर आपका 10% की रेट से टैक्स लगता है। आपने कभी सुना होगा कि विनिंग की इनकम्स होती है ना, उस विनिंग्स की इनकम पे 30% की रेट से टैक्स लगता है। आपने ये भी सुना होगा कि अभी इंडिविजुअल के लिए एक ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम और आया है, और ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में आपने सुना होगा कि एक सेक्शन है 115 बीएसी, और वो 115 बीएसी में आपको पता है 6 स्लैब रेट है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इतनी सारी स्लैब रेट की टैक्स रेट है। तो वहां वो 115 बीएसी में टैक्स लगता है स्पेशल रेट से। एज वेल एज आपने सुना होगा आजकल कंपनी के पास में एक ऑप्शन होता है 115BAA में, वो 22% टैक्स भर सकती है। तो ये सब तुम्हारी जो है ना, ये स्पेशल टैक्स रेट है। और बाकी वाली जो टैक्स रेट है वो जनरल टैक्स रेट है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जनरल टैक्स रेट पढ़ने वाले हैं, हम स्पेशल टैक्स रेट नहीं पढ़ने वाले। आज जो है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं करके, ठीक है, वो स्पेशल टैक्स रेट नहीं पढ़ने वाले, हम लोग जो है वो जनरल टैक्स रेट पढ़ने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जनरल टैक्स रेट। हम जनरल टैक्स रेट पढ़ने वाले हैं, स्पेशल टैक्स रेट हम लेटर पार्ट में पढ़ेंगे टॉपिक्स के साथ साथ में। तो जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके साथ साथ में हम स्पेशल टैक्स रेट पढ़ेंगे। स्पेशल टैक्स रेट है वो हम टॉपिक्स के साथ साथ में पढ़ेंगे, यहां पे नहीं पढ़ने वाले अभी हम सिर्फ जनरल टैक्स रेट पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं जनरल टैक्स रेट। जो जनरल टैक्स रेट अभी एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022, तो सर जनरल टैक्स रेट कहां दे रखी है? आप बोलोगे स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, ये कहां लिखा हुआ है सर? ये फाइनेंस एक्ट में लिखा होता है। तो ये जो स्पेशल टैक्स रेट है ना, ये तो आपके इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है, बट जनरल टैक्स रेट होती है ना, ये जनरल टैक्स रेट आपके फाइनेंस एक्ट में दे रखी होती है। तो फाइनेंस एक्ट 2022 में जनरल टैक्स दे रखी है, टैक्स रेट्स दे रखी है। तो चलिए आज अपन जनरल टैक्स रेट चालू करते हैं। जनरल टैक्स रेट में एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले इन केस ऑफ द इंडिविजुअल, in case of the HUF, in case of partnership firm, in case of the in case of individual, HUF, AOP, BOI and artificial juridical person, ये 5 लोग जो है ना, ये 5 लोग कौन कौन? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये जो 5 लोग है ना, इनके केस में आपको टैक्स कैसे लगेगा? तो आपको देखना है कि सबसे पहले टोटल इनकम कितना है। तो टोटल इनकम जो अप टू 2,50,000 तक रहेगा उस पे बेटा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मींस 2,50,000 तक की इनकम है, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और इसको लॉ में बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन। लॉ में बेसिक एग्जेम्पशन वर्ड यूज नहीं करते, बट हम इसको बोलेंगे बेसिक एग्जेम्पशन। लॉ में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज द MANCT, और MANCT का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज कॉल्ड योर बेसिक एग्जेम्पशन। सो 2,50,000 रुपीज इज अ बेसिक एग्जेम्पशन। 2,50,000 तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी इनकम सिर्फ 2,50,000 है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसको बोलते हैं MANCT। MANCT का मतलब मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज द 2,50,000। अब एक बात समझना, आपका जो भी इनकम 2,50,000 से ज्यादा वाला रहेगा एंड अप टू 5 लाख तक का जो इनकम रहेगा, मींस 2,50,000 से ज्यादा अप टू 5 लाख, तो उस पे आपका 5% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद में जो भी 5 लाख रुपए से ज्यादा है और अप टू आपका 10 लाख रुपए तक का इनकम है, उस पे 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और 10 लाख रुपए से जितना भी ज्यादा इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले इन केस ऑफ द इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों के केस में इफ टोटल इनकम इज अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स। इफ इट इज मोर देन 250 अप टू 5 लाख देयर इज अ 5% टैक्स। मोर देन 5 अप टू 10 लाख 20% टैक्स। मोर देन 10 लाख इट इज अ 30% टैक्स। अब एक चीज समझना, ये बात हो रही है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब एक चीज समझना, ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपका ये स्लैब रेट रहेगा, भले ये रेजिडेंट है या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है। मींस इन सिंपल वर्ड बता दूं, भले ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये स्लैब रेट रहेगी। Up to 2,50,000 there is no tax, 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%। कौन सी?
टोटल इनकम। टोटल इनकम मींस नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम मींस आप जो डिडक्शन वगैरह यहां पे लेने के बाद जो बचेगा, दैट इज कॉल्ड नेट टैक्सेबल इनकम। ये वाला इनकम, अगर ये वाला इनकम जो है ये आपका अप टू 2 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। चलिए अब एक बात समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन है ना वो सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल ही हो सकता है, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? तो सीनियर सिटीजन को डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया इन प्रीवियस ईयर, जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया इन प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड योर सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन को मैंने डिफाइन किया, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका एज 60 इयर्स और मोर है इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज पर्सन इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। अब एक चीज समझना, सीनियर सिटीजन के केस में बेटा अप टू 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता। मींस अप टू 3 लाख इज अ बेसिक एग्जेम्पशन, 3 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद में जो भी आपका 3 लाख तक का इनकम है उससे लेके अप टू 5 लाख आपको 5% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद 5 लाख से लेके एंड गाइस अप टू 10 लाख तक की इनकम पे आपको 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से जितना भी ज्यादा इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केस में, सीनियर सिटीजन का मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स और मोर है इन द प्रीवियस ईयर, उसके लिए 3 लाख इज अ बेसिक एग्जेम्पशन। 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सर एक बात बताइए, आप सीनियर सिटीजन को यहां डिफाइन कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए आपने यहां लिखा है रेजिडेंट। एक बात मैं आपको बता दूं, आप पहले से कान खोल के दिमाग में डाल देना, अगर कोई पर्सन है, जैसे मान लो ये पर्सन है, दिस पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट एंड दैट पर्सन इज हैविंग द एज ऑफ 72 इयर्स, इज दिस पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन? आंसर इज नो, ये पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के लिए सबसे पहली जरूरत है वो पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन है, जैसे इस पर्सन का नाम है मिस्टर सैम, सैम इज अ नॉन रेजिडेंट एंड हिज एज इज अ 72 इयर्स, उसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन कितना रहेगा? 3 लाख का रहेगा या फिर 2,50,000 का रहेगा? राइट आंसर इज 2,50,000 रहेगा। राइट आंसर इज 2,50,000 रहेगा, बिकॉज सैम इज अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट वॉट एवर द एज, दैट पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सीनियर सिटीजन, उसको सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, नॉन रेजिडेंट अगर किसी का एज 72 इयर्स है तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट अ सीनियर सिटीजन बिकॉज दे यूज द वर्ड इन द सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 इयर्स और मोर इन अ प्रीवियस ईयर, एज 60 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर। अब एक चीज समझना, सर आप बोल रहे हैं एज 60 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर, आंसर इज यस। नाउ सर 60 years or more in previous year. Previous year means our previous year 22-23. Our previous year is a 22-23. So in this previous year, if age is cross 60 years or more, in that case that person will be treated as senior citizen. Now guys एक example लेते हैं, इधर देखिए, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका, ये बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका, ये काका का फोटो बना देता हूं। अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं हो तो ऐसे बुरा मत मानना, ठीक है? वाओ काका। अब एक बात समझना, ये जो काका है इसका डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1963, मीन्स 1 अप्रैल 1963 का बर्थ है, मीन्स बड़ा पुराना आदमी है। अब एक बात समझिए, ये बंदा अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वो कौन सी डेट को करेगा? नॉर्मली आप अपना बर्थडे उसी दिन सेलिब्रेट करते हो जिस दिन आपका बर्थ हुआ था,
आंसर इज यस। तो एक बात बताइए, अगर आप यहां पे 60 इयर्स काउंट करेंगे तो 40 इयर्स तो वो और बाकी 20 इयर्स ये, तो ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ये सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2023 को। इस डेट को ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। लोग इसको हैप्पी बर्थडे बोलने आए हैं। सीनियर सिटीजन 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2023 को। अब एक बात समझिए, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, अपना जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23। सो प्रीवियस ईयर 22-23 will start from 1st April 2022 and it will end by 31st March 2023। अब एक बात समझिए, ये अपना प्रीवियस ईयर है and he is celebrating his birthday exactly after this previous year on the next day when he is cutting the cake. Means people are saying happy birthday to Mr. Kaka. That is on 1st April 2023। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि सर एक बात बताइए, जब ये 60th बर्थडे इस डेट को सेलिब्रेट कर रहा है तो 60 ईयर का एज कंप्लीट हुआ कब माना जाएगा? मीन्स व्हेन इट इज अज्यूम, व्हेन इट इज लाइक वी विल कंसिडर दैट कि ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ द 60 ईयर्स। मीन्स 60 ईयर कौन सी डेट को एज कंप्लीट हुआ माना जाएगा? मीन्स 1 अप्रैल को 60 ईयर्स कंप्लीट हुआ माना जाएगा, या फिर लास्ट डेट को मीन्स 31 मार्च 2023 को 60 ईयर्स है वो कंप्लीट माना जाएगा। मीन्स आपकी एज जो है वो 60 ईयर्स कब कंप्लीट मानी जाएगी? जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी दिन, या उसके प्रीवियस डे पे, इसका मतलब लास्ट डे पे। चलिए बताइए मुझे कब माना जाएगा, कब माना जाएगा कि आपने एज जो है वो 60 इयर्स की कंप्लीट कर दी? एज जो है वो आपने 60 इयर्स की कंप्लीट कर दी, ऐसा कब माना जाएगा? ऑन सेम डेट और ऑन द लास्ट डेट? ऑन सेम डेट और ऑन द लास्ट डेट? चलिए, so I am getting the lots of answer. Many people are saying 31st March last date. Vidita, many people says that can no sir on the same date. So what is the right answer? Some people say same date, some people say last date. Right answer मैं आपको बताऊं, right answer is ये मसला जो था, ये जो मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक केस में जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि 60 इयर्स जो एज है वो कंप्लीट मानी जाती है जब भी आप किसी पर्टिकुलर टाइम को कंप्लीट मानोगे ऑन द लास्ट डेट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक 17 जुलाई 2022 से कोई चीज चालू हुई, तो आप इसको ईयर 1 ईयर कंप्लीट कब मानेंगे? तो मैं बोलूं 1 ईयर कंप्लीट माना जाएगा ऑन द 16 जुलाई 2023। सो कोई चीज स्टार्ट हुई इस डेट को 17 July 2022. So can I say that year will be completed by the 16 July 2023? So here Supreme Court says that his date of birth was 1st April 1963. So he has completed the age of the 60 year on the 31st March 2023. He has completed the age of 60 years on 31st March 2023. It means on the last day only. On the last day only he has completed the age of the 60 year. It means in current year he is going to get the benefit of the enhanced basic exemption of the 3 lakh. मीन्स यहां पे बेटा इस ईयर में उसको 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट यहां पे मिल जाएगा। यहां पे उसको 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट इसको मिल जाएगा। मींस 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट इसको इसी साल में मिल जाएगा। इस काका को यहां पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 60th ऑन दिस डेट, बट ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ द 60 इयर्स ऑन 31st मार्च 2023 ओनली। तो बेटा इस प्रीवियस ईयर में उसकी एज कंप्लीट हो गई 60 इयर्स की, तो इसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट इसी साल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आप याद रखना, बिकॉज
कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है, एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है कि ये जो बंदा है मिस्टर काका है, काका का लाइक डेट ऑफ बर्थ ये है और आपको इस साल का टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली आप यहां पे हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट लेंगे। चलिए उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं लॉ मेकर्स ने टैक्स रेट दिया सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन। अब आप बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है? तो सुपर सीनियर सिटीजन मींस अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, यहां पे भी रेजिडेंट वर्ड यूज किया है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और रेजिडेंट इंडिविजुअल का एज जो है ना वो 60 इयर्स की जगह आपका 80 इयर्स और मोर है, 80 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में अगर उसका एज है वो 80 इयर्स या उससे ज्यादा है तो उसको बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। यहां पे 80 इयर्स या उससे ज्यादा है तो उसको बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। अब एक बात समझिए, इस सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा? तो सुपर सीनियर सिटीजन के केस में गाइस अप टू 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, अप टू 5 लाख देयर इज नो टैक्स एट ऑल। उसके बाद में जो भी 5 लाख से आपका ज्यादा वाला अमाउंट रहेगा और वहां से लेके और 10 लाख का अमाउंट रहेगा उस पे आपका 20% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद में आपका जो 10 लाख से लेके और बेटा जितना भी हायर वाला अमाउंट रहेगा उस पे आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो अप टू 5 लाख यहां पे बेसिक एग्जामिनेशन है सुपर सीनियर सिटीजन के केस में जिनकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। तो यहां पे बेटा आपका जो है वो एज है वो अगर मान लो 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो गया इन द प्रीवियस ईयर, ये सेम कॉन्सेप्ट काका वाला यहां पे भी लगेगा। क्योंकि अगर इंस्टेड ऑफ 1963 यहां पे मान लो 43 में होता तो यहां पे 80th बर्थडे वो सेलिब्रेट करता ऑन द 1st अप्रैल 2023, देन ऑल्सो यू विल अज्यूम दैट ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 80 इयर्स ऑन 31st मार्च 2023 ओनली एंड ही कैन क्लेम द एनहांस बेसिक एग्जामिशन ऑफ 5 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। तो दिस इज कॉल्ड योर बेसिक टैक्स रेट फॉर द इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मैंने क्या बोला? In case of individual HUF AOP BOI artificial juridical person, what is your tax rate? अगर आपका total income up to 2,50,000 है dash 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. In case of senior citizen, resident individual age 60 years or more in the previous year up to 3 lakh there is no tax, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%। उसके बाद में अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक और चीज समझना आप लोग यहां पे, बेटा ये तो आपको टैक्स लगता है बट इस टैक्स के साथ साथ में आपको सरचार्ज भी लगेगा। इस टैक्स के साथ साथ में आपको क्या लगेगा? यहां पे सरचार्ज भी लगेगा। तो ये टैक्स के साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा सरचार्ज, सरचार्ज भी लगेगा। अब आप बोलेंगे ये सरचार्ज क्या होता है? तो सरचार्ज मींस देयर इज अ एडिशनल टैक्स और यू कैन से दैट द एक्स्ट्रा टैक्स। अब ये एडिशनल टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि एक बात समझिए, अगर आप ज्यादा इनकम कमा रहे हो, इफ एनी पर्सन इज अर्निंग द हायर इनकम देन ही हैज टू पे सम एक्स्ट्रा टैक्स, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। तो यहां पे सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज कैसे लगता है? तो इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अपन इन लोगों की बात कर रहे हैं, तो इनके केस में सरचार्ज कैसे लगता है? सरचार्ज डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम, कि आपका टोटल इनकम कितना है। तो अगर आपका टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम का मतलब आपका नेट टैक्सेबल इनकम, ये अगर आपका अप टू 50 लाख रुपीज है तो बेटा इस पे कोई भी आपको सरचार्ज नहीं लगेगा। मींस टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीज, मींस 50 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो जैसे मान लो मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम 15-20 लाख ही है तो उस पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगता, मींस टैक्स पे कोई सरचार्ज नहीं, जो टैक्स आएगा वो मुझे पे करना है। लेकिन बेटा अगर किसी का इनकम जो है नेट टैक्सेबल इनकम वो मोर देन 50 लाख है और वहां से लेके 1 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज लगेगा 10% की रेट से। Means if your income is more than 50 lakh up to 1 crore, then on whatever the tax amount, on that tax amount you have to add the surcharge of the 10%. But अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू आपका 2 करोड़ है तो उसमें सरचार्ज लगेगा आपका 15% की रेट से। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है एंड आपका अप टू 5 करोड़ है तो उस केस में आपको सरचार्ज लगेगा 25% की रेट से।
एंड गाइस अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है, मींस आप तो बहुत ज्यादा रईस हो, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, अगर बहुत ज्यादा रोहित रईस लोग हैं जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है करके, ठीक है, तो उस केस में आपको सरचार्ज कितना लगेगा? 37% सरचार्ज लगेगा। जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स में आपको 37% है वो आपको सरचार्ज लगेगा। तो देखिए, इफ योर टोटल इनकम इज नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम इज आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन एंड ऑल, नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 50 लाख, देयर इज नो सरचार्ज एट ऑल। इफ इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है, मींस 50 लाख 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक है, योर सरचार्ज विल बी 10% ऑन द टैक्स। मींस जो भी आपका टैक्स रहेगा ना उस टैक्स पे सरचार्ज लगेगा, टैक्स में आपको 10% ऐड करना है। इफ इट इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ देन आप 15% ऐड करेंगे। इफ इट इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ आप 25% ऐड करेंगे। इफ इट इज मोर देन 5 करोड़ आप 37% है वो आप सरचार्ज ऐड करेंगे। तो सरचार्ज यू हैव टू ऐड ऑन द टैक्स ऑन द टोटल इनकम। सो टोटल इनकम पे पहले आपने टैक्स निकाल दिया और उस टैक्स पे आपको फिर क्या करना है? ये सरचार्ज ऐड करना है, 37% सरचार्ज। इफ योर इनकम नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन, ये बोलता है आपको 37% सरचार्ज लगेगा। अरे कैसे लगेगा? मैं गरीब आदमी हूं, मैं बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट लेता हूं, स्लैब रेट वाला बंदा हूं करके, ठीक है। तो मेरे केस में जो टैक्स लगता है मुझे बहुत बार तो 87A का रिबेट मिल जाता है। और 87A का रिबेट क्या होता है अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। 12,500 रुपए का मुझे रिबेट मिल जाता है, कोई टैक्स मैं नहीं भरता हूं। तो देखिए, तो यहां पे आपको सरचार्ज लगेगा, बट सरचार्ज इज डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना है उस पे आपका सरचार्ज है वो आपका डिपेंड करेगा। अब एक बात समझना, आपने टैक्स ले लिया, उसमें सरचार्ज ऐड कर दिया। सरचार्ज ऐड करने के बाद हमेशा आपको ऐड करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% है। ये आपका 4% की रेट से, स्टैंडर्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% की रेट से, यू हैव टू ऐड द 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले टैक्स लीजिए, टैक्स पे आप क्या ऐड करिए? सरचार्ज ऐड करिए। और अगर सरचार्ज लगता है तो अदरवाइज आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो फिर आपको ऐड करना है 4% की रेट से। सो 4% इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब आप बोलेंगे इनकम टैक्स है वो आप गवर्नमेंट किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, सरचार्ज भी किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना, ये सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। मींस अगर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है तो ये वाला अमाउंट जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए ही, एजुकेशन के लिए ही यूज कर सकती है। तो जो सेस वाला अमाउंट जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना, दैट इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक पर्पस ओनली, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। बट गाइस, सरचार्ज एंड इनकम टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट चाहे जहां पे यूज कर सकती है, गवर्नमेंट की मर्जी करके, गवर्नमेंट की जो मर्जी जहां चाहे वहां पे यूज कर सकती है। ठीक है। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों के लिए अपन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक मतलब अपना 10 मिनट का ब्रेक होगा, हर बार 10 मिनट का ब्रेक होगा। और 10 मिनट के ब्रेक में आप ब्रेक में जो भी चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पानी पीते हैं, जो पीना है वो पी लीजिए, आराम करिए 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद फिर वापस अपन कंटिन्यू करेंगे। सो यू हैव ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स वी विल स्टार्ट विद दिस पार्ट। इसके आगे हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।